तो हम लोग समझ रहे थे कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव का उपयोग क्या होता है। कल हम लोगों ने समझ लिया था कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का उपयोग करके हम लोग जो है जिंक का मानक इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात कर सकते हैं। इसको कल आपने पढ़ा था और इस बात को आपने पढ़ा था कि उस जगह पर जो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है वो कैथोड का कार्य करता है। आज हम देखेंगे कि कॉपर का मानक इलेक्ट्रोड विभव कैसे ज्ञात करते हैं हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का यूज़ करके। तो देखिए 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर 1 मोलर सांद्रता के Cu+2 आयन के विलयन में कॉपर की छड़ डुबा देते हैं। ये कॉपर सल्फेट का या कॉपर Cu+2 आयन का कोई भी सॉल्ट है, उसकी 1 मोलर सांद्रता का विलयन है, इसमें डुबाते हैं कॉपर की छड़। यह कैथोड का कार्य करती है। इसे मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से जोड़ देते हैं। इसे किससे जोड़ते हैं? मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से जोड़ देते हैं। दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य एक वोल्ट मीटर जोड़ देते हैं। देखिए वोल्ट मीटर है। और जब ऐसा हम करते हैं और आप जानते हैं कि ये जो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है इसमें एक प्लेटिनम की छड़ होती है या प्लेटिनम का तार होता है और एक कांच की नली होती है। इसमें हाइड्रोजन की गैस प्रवाहित करते हैं और यह जो विलयन होता है 1 मोलर सांद्रता का HCl का विलयन होता है। ये मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में मैं पहले ही बता चुका हूँ। इलेक्ट्रोडों पर निम्नलिखित अभिक्रियाएं होती हैं। जो कॉपर का इलेक्ट्रोड है उस पर क्या होगा? विलयन से जो Cu+2 आयन है वो जाएगा, कॉपर से 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और कॉपर के परमाणु में कन्वर्ट हो जाएगा, इस पर चिपक जाएगा। यहाँ पर क्या होगा? यहाँ जो हाइड्रोजन गैस हम बाहर से प्रवाहित कर रहे हैं यह गैस 2H+ आयन और 2 इलेक्ट्रॉन में टूट जाएगी। इन दोनों रिएक्शनों को जब जोड़ेंगे तो दोनों इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे। संपूर्ण सेल अभिक्रिया, दोनों रिएक्शनों को जोड़ने के बाद यह अभिक्रिया हमको प्राप्त हो जाएगी। इस सेल का विद्युत वाहक बल EMF 0.34 वोल्ट प्राप्त होता है। जब हम नापते हैं तो कितना प्राप्त होता है? 0.34 वोल्ट। अब ई सेल बराबर क्या होता है? E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। तो ई सेल हमको मिल चुका है 0.34 वोल्ट। E0 कैथोड, E0 कैथोड जो है कैथोड कॉपर का है, इसको हमें निकालना है। E0 एनोड, एनोड जो है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है और इसका मान 0 होता है। तो E0 एनोड की जगह पे क्या रख देंगे? 0 रख देंगे। तो इस तरीके से E0 कैथोड बराबर हो जाएगा प्लस 0.34 वोल्ट। अतः कॉपर का मानक अपचयन इलेक्ट्रोड विभव प्लस 0.34 वोल्ट है। तो इस तरीके से मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का यूज़ करके हम कॉपर और जिंक मतलब मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का उपयोग कैथोड के रूप में भी हम कर सकते हैं, एनोड के रूप में भी कर सकते हैं और किसी भी धातु को उसी धातु के लवण के विलयन में डुबाकर हम उस धातु का इलेक्ट्रोड विभव मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से जोड़कर एक सेल बनाकर ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए पाठ निहित का जो पहला प्रश्न है, निकाय Mg+2 से Mg का मानक इलेक्ट्रोड विभव आप किस प्रकार ज्ञात करेंगे? तो क्या करेंगे? एक बर्तन में मैग्नीशियम सल्फेट का 1 मोलर विलयन लेंगे 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर। इसमें मैग्नीशियम की एक छड़ को डुबाते हैं और इस निकाय को मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से जोड़ देते हैं और बीच में एक वोल्ट मीटर जोड़ देते हैं। इसका जो पाठ्यांक आता है उसे ज्ञात कर लेते हैं। फिर ई सेल जो पाठ्यांक आता है हमें क्या मिल जाएगा? ई सेल मिलेगा। तो ई सेल बराबर होगा E0 कैथोड माइनस E0 एनोड।
तो यहाँ पर एनोड मैग्नीशियम की जो छड़ है ये E0 एनोड होगा। कैथोड जो होगा वो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की तरीके से काम करेगा, क्योंकि ये मैग्नीशियम का मानक अपचयन विभव निगेटिव होता है। तो जिसका निगेटिव होता है वो किसका काम करेगा, एनोड का काम करता है। इस तरीके से हम जिस तरीके से हमने जिंक का निकाला था, सेम उसी तरीके से मैग्नीशियम का निकाल लेंगे। बस वहाँ पे जिंक सल्फेट था, जिंक की छड़ डुबाई गई थी, यहाँ मैग्नीशियम सल्फेट रहेगा और मैग्नीशियम की छड़ को डुबाएंगे। सेम वही प्रोसेस है, वैसा फिगर ही बनेगा। तो उसको आप बना के उसी तरीके से लिख लीजिएगा। और इसका जो मान आएगा वो टेबल में आपको दिया है कि इसका मान कितना आएगा। तो मैग्नीशियम के लिए मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। मैग्नीशियम के लिए मान -2.36 वोल्ट ये आएगा, इसका मानक अपचयन इलेक्ट्रोड विभव आएगा। दूसरा देखिए, क्या आप एक जिंक के पात्र में कॉपर सल्फेट का विलयन रख सकते हैं? तो जिंक के पात्र में हम कॉपर सल्फेट का विलयन नहीं रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो जिंक है वो कॉपर की तुलना में अधिक क्रियाशील धातु है। अगर हम जिंक के पात्र में कॉपर सल्फेट का विलयन रखेंगे तो जिंक कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को क्या करेगा, विस्थापित कर देगा और ये बना लेगा जिंक सल्फेट और प्लस कॉपर। तो जिंक जो होगा कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देगा, जिंक सल्फेट बना लेगा, कॉपर अलग हो जाएगा। इसलिए कॉपर सल्फेट के सलूशन को जिंक के पात्र में नहीं रखा जा सकता। तीसरा देखिए, मानक इलेक्ट्रोड विभव तालिका का परीक्षण कर 3 ऐसे पदार्थ बताइए जो अनुकूल परिस्थिति में फेरस आयन को ऑक्सीकृत कर सकते हैं। तो अब आप विद्युत रासायनिक श्रेणी को देखेंगे। विद्युत रासायनिक श्रेणी में देखिए फेरस आयन, ये फेरिक Fe3+ इलेक्ट्रॉन ये फेरस आयन में कन्वर्ट हो रहा है और इसका मानक अपचयन विभव है 0.77। तो इसके ऊपर के जितने भी पदार्थ हैं वह फेरस आयन को क्या कर देंगे, ऑक्सीकृत कर देंगे। जैसे हमारा है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का जो अम्लीय विलयन है ये भी क्या करेगा, फेरस आयन को ऑक्सीकृत करेगा। पोटेशियम डाइक्रोमेट का अम्लीय विलयन, क्लोरीन, पोटेशियम परमैंगनेट का अम्लीय विलयन, हाइड्रोजन परऑक्साइड का अम्लीय विलयन, तो ये सारे पदार्थ क्या करेंगे, फेरस आयन को ऑक्सीकृत कर देंगे फेरिक आयन में। यानी इसके ऊपर के जितने भी पदार्थ हैं उसमें से आप किसी 3 को ले सकते हैं। तो किसको ले लीजिएगा, ऑक्सीजन, पोटेशियम डाइक्रोमेट का अम्लीय विलयन, क्लोरीन, पोटेशियम परमैंगनेट, हाइड्रोजन परऑक्साइड का अम्लीय विलयन। तो इन तीनों क्वेश्चनों को मेरी समझ से आप समझ ही चुके होंगे। इसको तो पहले जैसे हमने जिंक का मानक अपचयन विभव निकाला उसी तरीके से निकालना है। बस वहाँ जिंक सल्फेट था, जिंक की छड़, यहाँ मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम की छड़। इसको तो मैंने समझा दिया कि नहीं रख सकते हैं क्योंकि जिंक कॉपर की तुलना में अधिक क्रियाशील धातु है और जिंक कॉपर को विस्थापित कर देगी। इसको भी मैं समझा चुका हूँ कि फेरस आयन को ऑक्सीकृत करने वाले जो पदार्थ हैं उसका नाम मैंने बता दिया है। क्लोरीन है, ऑक्सीजन है, पोटेशियम डाइक्रोमेट है, पोटेशियम परमैंगनेट है आदि।